जरा सोचो, एक ऐसा अनोखा खजाना जिसे कि लुटेरों ने बीच समुद्र में छुपा कर रखा था। इस कहानी की शुरुआत में हमें सैम और नेथन नाम के दो भाई दिखाए जाते हैं। वो दोनों चोरी चुपके एक म्यूजियम में घुस रहे होते हैं। दरअसल सैम और नेथन म्यूजियम में से एक बहुत ही प्रीमियम नक्शा चुराने आए थे। ये नक्शा बहुत ही पुराने पायरेट्स और लुटेरों ने बनाया था, जो इसी नक्शे को फॉलो करते हुए मारे गए थे। और अब सैम अपने छोटे भाई नेथन के साथ उस नक्शे को चुराने आ गया था। पर अफसोस वो दोनों ऐसा कर नहीं पाते, क्योंकि चोरी करने से पहले वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जिन्होंने सैम और नेथन को पकड़ लिया था। अब पुलिस वाले उन दोनों को लेकर अनाथ आश्रम में आ जाते हैं, क्योंकि सैम और नेथन के मॉम एंड डैड नहीं थे। वो दोनों तो एक अनाथ आश्रम में ही पले बड़े हैं। अब सैम की इस हरकत के बारे में जब अनाथ आश्रम के मैनेजर को पता चला, तब वो पुलिस वाले से सैम को कड़ी सजा देने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब सैम म्यूजियम में जाकर उस नक्शे को चुराने की कोशिश करता है। यानी कि अब सैम को सजा देने के लिए उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अब सैम जेल में जाकर ही रहेगा। सैम अपने कपड़े और सारा सामान इकट्ठा करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अब सैम अपने छोटे भाई नेथन को बुलाता है और उसे बता रहा था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो वापस लौटेगा। सैम ने अपने छोटे भाई को अपना लॉकेट, पेपर और एक लाइटर दे दिया था, जिसके बाद सैम अपना सारा सामान इकट्ठा करके वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ पर नेथन काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था, पर वो जैसे ही लाइटर को जलाकर पेपर के नीचे रखता है, तभी उसे पेपर पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कभी मत भूलना तुम एक ड्रेक फैमिली से हो। नेथन का पूरा नाम नेथन ड्रेक होता है। दरअसल ये लुटेरों और डाकुओं का खानदान था, जो समुद्र में जाकर खजाना ढूंढते थे। और अब इसी तरीके से देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। नेथन काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। नेथन कुछ पैसे कमाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम भी करता था, पर उसे आज भी पता करना था कि उसका भाई सैम आखिर गया कहाँ पर है। अब एक दिन नेथन को विक्टर नाम का एक आदमी मिलता है। विक्टर बता रहा था कि मुझे एक बहुत ही बड़ी चोरी प्लान करनी है, जिसमें कि उसे नेथन की मदद चाहिए थी। हालांकि नेथन इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। तब जाकर विक्टर ने बताया कि तुम इस चोरी की वजह से अपने बड़े भाई सैम का पता लगा सकते हो। विक्टर सैम को अपना विजिटिंग कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ नेथन इस बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहा था। उसे कैसे भी करके अपने बड़े भाई सैम का पता तो लगाना ही था, इसीलिए एंड में वो विक्टर का ऑफर एक्सेप्ट ही कर लेता है। नेथन जब मिलने के लिए विक्टर के घर जाता है, तब उसने वही मैप देखा जिसे कि वो बचपन में अपने भाई के साथ म्यूजियम से चुराने की कोशिश करता था। तभी वहाँ विक्टर आकर नेथन को कहता है कि ये कोई नॉर्मल मैप नहीं है, बल्कि एक बेशुमार खजाने का नक्शा है, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ से ऊपर है। दरअसल इस नक्शे को फॉलो करते हुए बहुत सारे पायरेट्स भी खजाने को ढूंढने निकले थे, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं आया। इसीलिए विक्टर चाहता था कि नेथन उसके साथ इस चोरी में शामिल हो जाए। विक्टर नेथन को एक बड़ी सी नाव के भी बारे में बताता है, जिन्हें कि उन्हें खरीदना था, और इसी नाव से वो लोग अपना सफर भी तय करेंगे। अब अगले दिन विक्टर नेथन को क्रॉस का सिंबल दिखाता है। नेथन ने तो तुरंत ही कह दिया था कि ये कोई क्रॉस नहीं बल्कि एक चाबी है। तब जाकर विक्टर कहता है कि इसमें से एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन हमें दूसरी चाबी भी चुरानी पड़ेगी जो अभी ऑक्शन में रखी है। नेथन और विक्टर जल्द से जल्द उस बड़े से ऑक्शन में आकर उस चाबी को चुरा लेते हैं। पर अब उस जगह पर सैन डियागो नाम का एक आदमी था, जो विक्टर और नेथन की तरह उस बड़े से खजाने के पीछे पड़ा हुआ था। उसे भी ये चाबी हासिल करनी थी। पर नेथन और विक्टर जैसे ही चाबी को चुराकर बाहर निकलते हैं, तभी सैन डियागो की एक साथी रेड हॉक विक्टर पर हमला कर देती है। विक्टर और रेड हॉक के बीच लड़ाई होने ही वाली थी, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आकर रेड हॉक से पूछताछ करने लग जाते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर वहाँ से तुरंत ही चला गया था। यानी कि विक्टर और नेथन के पास दूसरी चाबी भी मिल चुकी थी। अब यहाँ विक्टर नेथन को एक बहुत ही अनोखी बुक दिखाता है, जिसे कि नेथन के बड़े भाई सैम और विक्टर ने मिलकर ढूंढा था। इसी बुक को फॉलो करते हुए वो दोनों स्पेन पहुंच जाते हैं, जहां विक्टर और नेथन की मुलाकात फ्रीजर नाम की एक लड़की से होती है। विक्टर फ्रीजर के साथ बहुत सारे मिशन साथ में कंप्लीट कर चुका था, और तो और नेथन को ये भी पता चला था कि फ्रीजर के पास तीसरी चाबी भी मौजूद है। लेकिन यहाँ फ्रीजर नेथन के हाथ में जैसे ही दूसरी चाबी देखती है, वो उसे छीनकर वहाँ से भागने लगी थी। नेथन भी लगातार फ्रीजर का पीछा करते रहता है उसे पकड़ने के लिए, पर बहुत देर तक भागने के बाद विक्टर जब फ्रीजर से मिला, तब वो नेथन के बारे में बताता है कि हम सब इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मिशन नेथन के बिना पूरा हो ही नहीं सकता था।
इसीलिए अब वो तीनों बुक में लिखे गए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक पुरानी चर्च के पास पहुंच गए थे। चर्च के अंदर आने के बाद उन्हें कुछ सॉकेट्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर चाबियां इंसर्ट की जा सकती थी। नीथन और फ्रीजर जैसे ही 2 चाबियां डालते हैं तभी दीवार के अंदर से 2 नुकीली तीर बाहर निकल गई थी। अच्छी बात यह होती है कि तीर उन्हें लगी नहीं। अब दोनों चाबी को दूसरी तरफ घुमाने पर वहाँ एक दरवाजा ओपन हो जाता है। उस बड़े से दरवाजे के अंदर देखने पर काफी सारे अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे थे। इसीलिए विक्टर ने डिसाइड किया कि वो एक रास्ते पर अकेला जाएगा और दूसरे रास्ते पर नेथन और फ्रीजर जाएंगे। अंदर जाने से पहले नेथन और विक्टर एक दूसरे का जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देते हैं। अब नेथन और फ्रीजर लगातार आगे बढ़ने लगे थे। रास्ते में उन्हें छोटे छोटे ट्रैप मिलते हैं, पर वो दोनों कैसे भी बचते हुए आगे पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद वो दोनों एक दीवार में चाबी डालकर दरवाजा ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद नेथन और फ्रीजर एक क्लब में पहुंच चुके थे। क्लब के अंदर जाकर पूरी तरीके से देखने के बाद उन्हें दीवार पर एक और सॉकेट दिखाई देता है, पर अब यहाँ सैन डियागो के बहुत सारे लोग उन दोनों को देख लेते हैं जो लगातार नेथन और फ्रीजर का पीछा करने लगे थे। लेकिन सही समय पर वो दोनों चाबी की मदद से दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। अब वहाँ एक और सॉकेट होता है जिसे ओपन करने के बाद पूरा पानी अंदर आने लगा था, क्योंकि ये जगह ऊपर लगी हुई एक फाउंटेन से जुड़ी हुई थी। और अब देखते ही देखते वहाँ पूरा पानी जमने लग जाता है। जब तक विक्टर जो ऊपर मौजूद था वो दीवार पर लगे सॉकेट को ओपन नहीं करता, तब तक नेथन और फ्रीजर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। विक्टर जैसे ही सॉकेट को ओपन करने जाता है तभी सैन डियागो की वही साथी रेड हॉक विक्टर के सामने आकर उससे लड़ाई करने लगी थी। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और वहाँ नीचे नेथन और फ्रीजर पानी में डूबकर मरने वाले थे, पर विक्टर ने रेड हॉक को हराकर उस लॉक को ओपन कर दिया था, जिससे कि नेथन और फ्रीजर जिस पानी में फंसे हुए थे वो क्लियर हो जाता है। और अब उन दोनों को एक आखिरी सॉकेट मिलता है जिसे देखकर ये लग रहा था कि इसे क्रॉस करने पर ही उन्हें खजाना मिल जाएगा। विक्टर को ना चाहते हुए भी उन्हें तीसरी चाबी देनी पड़ती है। अब आखिरी दरवाजे से अंदर आने के बाद उन्हें बहुत सारे मिट्टी के मटके मिलते हैं, पर फ्रीजर ने जब उस मटके के अंदर देखा तब उसके अंदर बहुत सारे नमक भरे थे। लेकिन उन मटकों को तोड़ने पर उसके अंदर एक नक्शा मिलता है और यही असली नक्शा था जो खजाने तक लेकर जाएगा, जिसके लिए अब उन्हें फिलीपींस जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रीजर तो एक अच्छा मौका देखकर नेथन को बेहोश कर देती है। उसने सारी चाबियों के साथ वो नक्शा भी हासिल कर लिया था और वहाँ से धोखा देकर भाग गई थी। थोड़ी देर बाद जब विक्टर नेथन के पास आता है तब उसने देखा कि फ्रीजर ने उन्हें धोखा दे दिया है और वो असली नक्शा लेकर यहाँ से चली गई। नेथन विक्टर से अपने भाई के बारे में सब कुछ पूछता है, क्योंकि फ्रीजर ने कहा था कि विक्टर और तुम्हारा भाई एक साथ काम करते थे। तब जाकर विक्टर नेथन को असली सच्चाई बताता है। दरअसल विक्टर और नेथन का बड़ा भाई सैम इसी तरीके से साथ में काम करते थे, लेकिन वो अनोखी बुक चुराते समय सैन डियागो के लोगों ने तुम्हारे भाई को मार दिया। नेथन के बड़े भाई सैम की एक इच्छा थी कि तुम इस खजाने को ढूंढो और इसीलिए विक्टर ने नेथन को इस मिशन में शामिल किया था। अब हमें दूसरी तरफ सैन डियागो को दिखाया जाता है जो अपनी साथी रेड हॉक के साथ कुछ बातें कर रहा था। तभी उसके पास और कोई नहीं बल्कि फ्रीजर नक्शा लेकर आ जाती है, यानी कि फ्रीजर अब सैन डियागो के लिए काम करने लगी थी। नक्शे को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो तुरंत ही निकल पड़ेंगे खजाने की तलाश में। उन्होंने एक कार्गो शिप में सारे जरूरत का सामान लोड कर लिया और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ रास्ते में सैन डियागो रेड हॉक और फ्रीजर को बता रहा था कि ये खजाना मेरे पूर्वजों का है, तो एक तरीके से इस खजाने पर मेरा पूरा हक है। पर अब अचानक से रेड हॉक सामने आकर सैन डियागो को जान से मार देती है, क्योंकि उसे ये खजाना पूरा का पूरा चाहिए था। सैन डियागो के मरने पर शिप का कंट्रोल रेड हॉक के हाथ में आ जाता है। फ्रीजर भी अब रेड हॉक से डरकर छुप गई थी, क्योंकि वो उसे भी मारने वाली होती है। अब जैसे ही रेड हॉक अपने सभी साथियों के साथ फ्रीजर को ढूंढते हुए एक कंपार्टमेंट में आ गई थी, तभी वहाँ जो गाड़ी रखी थी उसके डिक्की में से विक्टर और नेथन बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो शुरुआत से ही शिप के अंदर मौजूद थे और ये सारा प्लान उन तीनों का ही था। फ्रीजर ने सैन डियागो को झूठ कहा था कि वो उसके साथ काम करती है, ताकि विक्टर और नेथन भी इस शिप पर आकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों तुरंत नक्शे को हासिल कर लेते हैं। विक्टर तो जल्द से जल्द पैरासूट की मदद से शिप से नीचे कूद गया था, लेकिन नेथन जानबूझकर नीचे कूदता ही नहीं, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रेड हॉक ने ही उसके बड़े भाई सैम को मारा है।
इसीलिए वो रेड हॉक से बदला तो जरूर लेना चाहता है। नेथन ने तो शिप में मौजूद बहुत सारे सामान को पैराशूट बांध दिया था, जिससे कि एक एक करके वो सारे सामान नीचे गिरने लग जाते हैं। अब एक गाड़ी में फ्रीजर भी बंद हुई थी, जिसे लेकर नेथन तुरंत ही नीचे कूद गया था। फ्रेजर नेथन से कहती है कि तुम्हें अपना पैराशूट खोलना होगा, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि नेथन के पास कोई भी पैराशूट नहीं था। लेकिन वो दोनों जल्द से जल्द बहुत सारे सामान में लगे हुए पैराशूट के पास पहुंचकर नीचे कूद जाते हैं। अब नेथन, फ्रेजर और विक्टर उस जगह पर पहुंच गए थे जहां असली खजाना रखा हुआ था। बहुत रात होने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए वो तीनों पास ही वाले एक होटल में रुक जाते हैं। पर अब नेथन को कैसे भी करके खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता सुलझाना होगा। नेथन ये नोटिस करता है कि उसका बड़ा भाई सैम उसे कुछ समय तक पोस्ट कार्ड भेजता था। गौर करने पर ये पोस्ट कार्ड नेथन को नॉर्मल पोस्ट कार्ड नहीं लगते हैं, बल्कि ये तो क्लूज थे खजाने तक पहुंचने का। नेथन सारी रात ट्राई करते रहता है कि वो इन क्लूज की मदद से खजाने की लोकेशन बना सके, और वो एंड में कामयाब भी हो जाता है। सुबह उठने पर फ्रेजर ने एक कागज पर लोकेशन लिखा हुआ देखा था। फ्रेजर को शायद अंदाजा हो गया था कि नेथन ने इस जगह का पता लगा लिया है, इसीलिए फ्रेजर एक बार फिर से नेथन को धोखा देती है और अकेले ही खजाने की तरफ निकल पड़ती है। बड़े आराम से सोकर उठने के बाद नेथन को पता चल चुका था कि फ्रेजर ने उसे फिर धोखा दे दिया है, लेकिन ये बात उससे पहले से ही पता थी। इसीलिए नेथन ने जानबूझकर पेपर पे गलत लोकेशन लिखी थी। असली खजाने की लोकेशन तो उसने छुपा कर रखी होती है, इसीलिए अब वो विक्टर को बिना बताए उस जगह की तरफ निकल पड़ा था। देखते ही नेथन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दो बड़ी बड़ी शिप मौजूद थी, और ये शिप उन्हीं लुटेरों की होती है जिन्होंने खजाना यहाँ पर छुपा कर रखा था। शिप के अंदर जाने के बाद नेथन को लिटरली बहुत सारा सोना और खजाना मिल जाता है। ये देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, पर बदकिस्मती से वहाँ विक्टर भी आ जाता है। नेथन पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तब जाकर विक्टर बताता है कि मेरे पास तुम्हारा ट्रैकिंग डिवाइस था, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ पर आ गया था। पर अब नेथन और विक्टर को ये भी पता चलता है कि रेड हॉक अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी है, इसीलिए वो दोनों शिप में ही कहीं अच्छी जगह पर छुप जाते हैं। रेड हॉक और उसके आदमी जैसे ही शिप के अंदर आए तब वो इतना सारा खजाना देखकर एकदम चौंक गए थे। इसीलिए अब पूरे खजाने पर अपना हक जताने के लिए रेड हॉक एक हेलीकॉप्टर बुलाकर उस पूरे ही शिप को उठा लेती है, जिसकी कीमत 500 करोड़ से ऊपर थी। पर अब नेथन और विक्टर शिप से बाहर निकलकर रेड हॉक के सभी आदमियों को मारने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से 500 करोड़ जाने नहीं देंगे। रेड हॉक के आदमी भी उन दोनों के ऊपर जल्द से जल्द हमला करने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले विक्टर अपने दुश्मनों को मारते हुए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया था और एक बड़े से शिप को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन अभी भी रेड हॉक एक दूसरे शिप पर होती है जिसे कि दूसरा हेलीकॉप्टर कंट्रोल कर रहा था। नेथन को ये बात पता थी, इसीलिए वो सभी आदमियों को मारते हुए अपने शिप में लगे एक बहुत ही पुराने कैनन का यूज करता है और उस दूसरे हेलीकॉप्टर के ऊपर फायर कर देता है। हेलीकॉप्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन सही समय पर रेड हॉक अपनी जान बचाने के लिए नेथन की शिप पर कूद जाती है। अब यहाँ नेथन और रेड हॉक के बीच एक घमासान लड़ाई हो रही थी। हालांकि नेथन एक अच्छा फाइटर था, लेकिन वो रेड हॉक जितना एक्सपीरियंस नहीं होता। रेड हॉक नेथन को लगातार हराते जा रही थी और एक पॉइंट पर आने पर ऐसा लग रहा था कि नेथन जान से मारा जाएगा। इसीलिए अब नेथन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगता है। रेड हॉक तो हाथ धोकर नेथन के पीछे पड़ गई थी। अब यहाँ विक्टर के पास सोने से भरा हुआ एक बैग मौजूद होता है। उसे पता था कि अगर उसने रेड हॉक को नहीं रोका तब वो नेथन को मार देगी, इसीलिए विक्टर ने मजबूरी में आकर सोने से भरे हुए बैग को रेड हॉक के ऊपर मार दिया था, जिससे कि रेड हॉक पानी में जाकर डायरेक्टली गिर जाती है और अब वो पूरी शिप भी डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगी थी, जो डायरेक्टली रेड हॉक के ऊपर गिरती है और उसकी तुरंत ही मौत हो गई थी। पर अब बुरी खबर ये होती है कि उस जगह पर अब फिलीपींस की नेवी आ चुकी थी, जो शायद से पूरे खजाने पर कब्जा कर लेगी। विक्टर और नेथन बहुत ही उदास होकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी नेथन ने विक्टर को दिखाया कि उसने सोने के बहुत सारे टुकड़े ले लिए थे और सोने के इतने टुकड़े उन दोनों के लिए काफी थे अय्याशी करने के लिए। वहाँ फ्रेजर तो नेथन द्वारा बताए गए गलत लोकेशन की तरफ अभी भी घूमते ही रहती है, लेकिन एक समय के बाद फ्रेजर को भी समझ चुका था कि वो गलत रास्ते पर है। अंत में हमें एक जेल के अंदर नेथन के बड़े भाई सैम को दिखाया जाता है, जो लिटरली अभी भी जिंदा था। सैम अपने भाई के लिए एक लेटर लिखता है जिसके अंदर नाजी खजाने का मेंशन था और ये खजाना पुराने वाले खजाने से 10 गुना ज्यादा होता है। और इसी तरीके से ये हमारी ट्रेजर हंटिंग कहानी खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।